जय श्री राम, नमस्ते। जीजीडी के इस फास्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल पे विज्ञान की तीसरी क्लास के साथ और आपसे हम मुखातिब हो चुके। आपका कमेंट सेशन भी फेस कर लिया। जिस चीज की उम्मीद थी, जिस कंटेंट को चाहता था, उससे वो थोड़ा सा परे बहुत सारी चीजें समझ में आई है। लेकिन यकीन रखिए, जिस प्लेटफॉर्म से आप और हम मिल रहे हैं उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपको ज्यादा परेशानी से बचाते हुए, आपके आर्थिक नुकसान को बचाते हुए अधिक से अधिक लाभान्वित करें और आप उस अपने सपने को साकार कर पाए। यहाँ पर तो जो कुछ भी आप चाह रहे हैं, जो नॉन साइंस स्ट्रीम है, हमें समझ में नहीं आई। तो बेशक बहुत सारी टर्म्स हैं, जबकि बाइलिंगुअल से तो हट के अपन जा रहे थे, उसके बावजूद कुछ चीजें रही है। तो जहां जहां जैसा जैसा ये एक्सप्लेनेशन क्लासेज चल रही है, इसके ठीक बाद आपका जो क्वेश्चन आंसर आर चलेगा पूरा जो सीरीज होगी, वहां पे भी बहुत सारी चीजें आपके क्लियर होगा। और साइंस फील्ड से नहीं भी है तो वहां तक पहुंचाना हमारा काम होता है कि हम किस तरीके से आपको तैयार करें कि आप इस परीक्षा में विज्ञान वाले अंश से अंक नहीं खोएं। अब सब्जेक्ट की अहमियत क्या या कितने नंबर के सवाल, ये सब अलग चीजें हैं। करना यह होता है कि सिलेबस रखा हुआ है आपके सामने, वो बटा हुआ है, कब कहां से कितना पूछा जाएगा कभी भी पलट सकती है। और जब भी ये स्थितियां पलटती है तो आपको अपडेट रहना होता है। ये मैंने पहले भी कहा था। अब चाहे तो ही पेपर को एनालाइज कीजिएगा, हर जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन आरपीएससी दिखा देगी या आरएसएम एसएसबी दिखा देती है, जहां से आपको तैयार होना होता है। और आपको तैयार करना हमारी प्रायोरिटी है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाले हिस्से में अब हम पहुंच चुके हैं अभिक्रियाओं के प्रकार तक। इससे पहले आऊं, वो आज का अपना टॉपिक है, लेकिन अच्छा जो कहें रिवीजन या बहुत अच्छी स्टडी का एक पार्ट होता है, जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए और अपने आप को जज करना या अपने आप को चेक करना, अपने आप को टेस्ट करना। मैं वहीं पर आ रहा हूं। ये दो शब्द आपके सामने थे, संक्षारण और विकिरण गंधिता। रंसिडिटी बोलते हैं इसको, और संक्षारण आपका कोरोजन हो गया। कोरोजन के लिए, कोरोजन किस में, धातु के साथ होगा। तो इसके सवाल जब आप देखेंगे तो कई बार ये पूछ लेता है कि अधातु में होगा, तो नहीं, वो अधातु का कोरोजन से मतलब नहीं होता। कोरोजन की 3 मुख्य शर्त मैंने आपको बता दी थी, और एक बार वापस रिपीट करता चलूं। आयरन, ये वापस यहां और शेयर करना चाहूंगा कि हमें इन प्रतीकों तक भी जाना है। इस परमाणु को बोला मैंने आयरन है, लिखा Fe है, ये भी बताना है आपको, लेकिन एक सिस्टम से है। उस सिस्टम से जाकर ही आप यहां तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा आपके सवाल हो सकते हैं कि पेड़ का कटना या लकड़ी का कटना कौन सा परिवर्तन है। तो ये तो वो रैंचो और सहस्त्र बुद्धि वाली बात हो गई। तो सहस्त्र बुद्धि को जैसे जवाब मिला था, उसी रूप में आपको एक दिन आंसर मिलेगा कि पेड़ का कटना और क्या, ये दोनों क्या परिवर्तन होते हैं। कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको समझाना था, मेरे हिसाब से समझा दिया। रासायनिक अभिक्रिया चाहे से बेहतर बता ही नहीं जा सकती, वो आपको बता दी थी। यहां समझ लीजिए कि आयरन है, लोहा, और इसके साथ 2 प्रायोरिटी और होगी, प्रायिकताएं रहेंगी। ये तीनों मिलने चाहिए, तभी वो कोरोजन या जंग होगा। यहां तो इतना सा बता रहा हूं, और आपके सिलेबस में यह भी है कि इसके हटने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं, तो वो आज नहीं बता रहा हूं क्योंकि आज इसकी जरूरत नहीं है। तो पहले आप इसके लिए तैयार होइए, फिर हम आपको उसके लिए तैयार कर देंगे। यहां मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि पढ़ने वाला विद्यार्थी आर्ट्स से है या कॉमर्स से है, उसको आयरन पढ़ना है।
आयरन नहीं जानता, वो लोहा तो समझ रहा है, और लोहा जल के संपर्क में आएगा और वायु के साथ ऑक्सीकृत हो जाएगा तो वो जंग की प्रक्रिया हो जाएगी। और ये जंग, इंग्लिश टर्म हटा दो, कोरोजन कहते हैं उसको। अब जंग लग गया है तो उसमें इसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। क्यों परिवर्तन कहा जाएगा? लोहे के सारे गुणधर्म चेंज कर देगा, वो उसका रंग परिवर्तित कर देगा। ये आप कभी भी लोहा देख लीजिए, उसमें जंग लगा है तो क्या आपको वो लाल और भूरे के मिक्सअप में कलर नहीं लगता क्या? तो स्वाभाविक है कि ये रासायनिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन से एक छोटा सा अंश था एनसीईआरटी का, मुझे बताना लाजमी लगा, मैंने बता दिया। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी पे वापस फोकस कर रहा हूं क्योंकि आज के समय में कुरकुरे और चिप्स हर घर तक पहुंच चुके हैं और वो बड़े फ्रेश रहते हैं। घर पे जो आलू के चिप्स तल के रखते हो, क्यों 2 से 3 दिन में खराब हो जाते हैं या 4 दिन में खराब हो जाते हैं? और क्यों उस चिप्स की थैली में वो जो चिप्स निकाल रहे हो बड़े फ्रेश रहती है या बड़ी कुरकुरी रहती है? क्योंकि वहां से ऑक्सीजन को विस्थापित कर दिया है, नाइट्रोजन। अब क्यों का कारण समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी ऑक्सीकृत होगी और नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण धीमा होता है, इसलिए वो असरकारी नहीं होता और वो लंबे समय तक उसको कुरकुरा रख देती है। ये वो सवाल इससे रिलेटेड, ये अब तक अभी सब कुछ आपका रिपीटेशन में ही चल रहा है। चिप्स की थैलियों में चिप्स को ज्यादा समय तक भुरभुरे या कुरकुरे रखने के लिए ऑक्सीजन को निम्नांकित गैस से विस्थापित करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। आपका उत्तर बड़े अच्छे से, अगर पिछली क्लास को सीरियसली देखा है और आज की स्टार्टिंग पार्ट को देखा है, तो नाइट्रोजन बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, वापस देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। इतनी बार नाइट्रोजन बोल चुका हूं कि अब तो आप जैसे चिप्स की थैली देखेंगे आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए नाइट्रोजन। फिर वहां स्ट्रीम काम नहीं करेगी, आप साइंस से पढ़कर 12वीं पास करी थी या आपने आर्ट्स से पढ़कर 12वीं पास करी है। दूसरे सवाल पे आइए। तेल या वश्य पदार्थ को खुले में छोड़ने पर वह कुछ समय पश्चात खराब हो जाती है, उसकी गंध में परिवर्तन हो जाता है। यह कौन सी प्रक्रिया है? अभी बोला विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक शर्त है। अब ये सवाल होंगे तब जाके आपकी ब्रेन मैपिंग बड़ी अच्छे से कर रहे होंगे वो, क्योंकि आप पढ़ के गए हो। देखो फर्क क्या होता है। 6th क्लास में दे रखा है एक केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को, और उस रिएक्शन में यह था कि NaOH और उसके साथ क्रिया करनी थी, और उसमें बूंद लिखी हुई थी कि ये इतने बूंद मिलेगा और ये जो आपका केमिकल है वो इतने बूंद मिलेगा। तैयारी करने वाले ने उस पूरी इक्वेशन को याद कर ली, क्या उत्पाद बनेगा, वो अभिकारक क्या है, वो सब कुछ उस मिस कर गया। वो केवल नीचे जो लिखे कंटेंट थे, ग्राम में, ड्रॉप्स में, जो बूंदों में कितनी लगेगी, वो सब वो छूट गया। बोले इसकी क्या अहमियत है। उसी साल सीटेट का पेपर फेस करने जैसे ही वो बैठा है, वहां क्वेश्चन उस ड्रॉप आउट से आया, वो यू का यू छपकर आया, जो उसके नोट्स मेकिंग पार्ट में था, जो उसके नोट्स पेपर में थे, एज इट इज। गलती कहां हुई? उसने इग्नोर करा नीचे लिखे जो उसकी मात्राएं थी उनको, और अपना दिमाग लगाया। उस दिमाग की जरूरत फिर उसे एग्जामिनेशन हॉल में ही लगी कि क्या गलती हो गई है। ठीक वैसे जैसे लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक शर्त है, तो अब आप ध्यान से रखना, आयरन और वायु। बताना यह चाह रहा हूं कि हम पढ़ते हैं लेकिन छोड़ते कहां है। आयरन और वायु एक चीज नहीं आई है। 3 मुख्य शर्त मैंने क्लास स्टार्ट करते ही लिखाई थी, वहां से छोड़ रहे हैं अपन। आयरन और जल एक नहीं आया है। केवल आयरन पे कभी कोरोजन नहीं होगा, कभी संचारण नहीं होने वाला। आयरन, वायु और जल, ये वही कॉम्बिनेशन है जो अभी कुछ देर पहले अपन लिख रहे थे, Fe, O2 और H2O।
तो आपका आंसर जो है वो नो डाउट ये हो जाएगा, यहां से ये है और ये है। अब आइए अपनी आज की क्लास पर, और यहां लिख दूं ये सब है क्या, क्योंकि कल अपन ने इसको प्रायोरिटी के तौर पे एक प्रारूपिक चार्ट के रूप में आपको बताया था। अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार, और ये वो सारी अभिक्रियाओं के प्रकार आ गए जो कल चार्ट फॉर्म में अपन ने समझा है, या आपको ये दिया था कि आपको ये तैयार करना है। वापस रिपीट कर दो, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, अवक्षेपण, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। यहां मुझे थोड़ी सी बात ये करनी है कि ये वो चार्ट है जिस चार्ट की बात करता हूं। एक टॉपिक पूरा होने के बाद एक आइडेंटिकल चार्ट आपके पास होना चाहिए। यह समय बचाता है आपको रिवीजन के समय में, और यदि आप पढ़ा रहे हैं तो बेशक आप अपने क्लास में इंप्लीमेंट करके देख लीजिएगा विद्यार्थियों पे कितना पॉजिटिव असर पड़ता है। और ये उन शिक्षकों के लिए बड़ा कारगर होता है जो विद्यार्थियों को 90% से ऊपर और 100% के लिए अपनी कुछ जिम्मेदारियां निभाते हैं। बच्चा 95 तक अपने पास अपने आप जाएगा। 95% के बाद मेरा मानना है कि वो जो अचीव कर रहा है उसमें उसके मेंटर टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है कि उसको 95 to 100 और 100 आउट ऑफ 100 लाया तो बेशक बड़ी बहादुरी के साथ आप उसकी तारीफ कीजिए, लेकिन उस व्यक्ति की भी कीजिए जो उसके पीछे था। संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही पता चला जाता है कि दो या अधिक पदार्थों का या दो या अधिक अभिकारकों का संयोजन होगा। वियोजन, विघटित होगा, वियोजित होंगे। वियोजित का मतलब एक टूटकर, तो परिभाषा अगर बोलनी पड़े तो हम सिंपल से बोल सकते हैं कि एकल अभिकर्मक जो टूटकर दो या अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, वो उस अभिक्रिया को, जिस अभिक्रिया में यह सब संपन्न होता है, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये एक बाइलिंगुअल की बात आई थी तो ये बता दूं आपको। कॉम्बिनेशन नेक्स्ट टाइम पहले से मैनेज होगा। ये कॉम्बिनेशन, ये आपका डीकंपोजिशन होता रहता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, रेडॉक्स जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होगा, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और लास्ट है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें ऊर्जा का, जिसमें जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा, और जो एंडोथर्मिक जिसमें उष्मा का शोषण होगा और जिससे उष्मा निष्कासित होगी वो उष्माक्षेपी हो गया। तो सबसे पहला काम आप ये कर दीजिएगा, और इसका दूसरा एक रोल बताऊंगा। जब ये सारी अभिक्रियाएं खत्म हो जाएगी तब अपन क्या कर रहे होंगे, इसको आप पीछे लीजिए, ये सारे लिख लीजिए और इसके सामने एक एक दो दो इक्वेशन डाल दीजिए, जो समीकरण है वो लिख दीजिए। जैसे ही वो समीकरण आप लिखेंगे, उस समीकरण के लिखते ही आप इस पार्ट को पूरा कर चुके होंगे। इस तरीके से अभिक्रियाओं के प्रकार जो है वो आपके बड़े अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर केवल एक पेज, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक पेज देखकर
अभिक्रियाओं के प्रकार पर आपकी कमांड होगी। मैं बढ़ता हूं इस टॉपिक में। जो हमारा आज का हिस्सा था वो था संयोजन अभिक्रिया। इस पे हमें पूरी बात करनी है। परिभाषा आपके सामने है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों अथवा तत्व और यौगिक संयोजित होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक बनाएंगे, दो या अधिक, तो वो जो दो या अधिक एक बनाएंगे वही आपकी संयोजन अभिक्रियाएं हो जाएगी। चलते हैं एनसीईआरटी रिलेटेड एग्जांपल्स है ये। और अब जो एग्जांपल दे रहा हूं वो एक्स वाई जेड फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए बड़ी गंभीरता से इसको देखिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आपको इसके साथ ही ये याद हो जाए। यह है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर मैं वैज्ञानिक रूप से बोलूं तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। और इसे सामान्य रूप में बिना बुझा हुआ चूना बोला जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना, स्ट्रिक्ट लाइन बोलते हैं इसको। फिर ये बिना बुझा हुआ चूना होगा और इसकी रिएक्शन जैसे ही आप जल के साथ करवाएंगे, ये पहले मकान बनते थे तो बड़े देखने को मिलते थे, ये प्रक्रिया होती थी। जैसे ही चूने और जल का संयोग हुआ वहां पर CaOH होल ट्वाइस का निर्माण हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसका दूसरा नाम बोला बुझा हुआ चूना, लाइम वाटर। इसका निर्माण हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब इसमें उष्मा निकलेगी, क्योंकि ये इतना खतरनाक होता है कि जब इसका वो घोल बना रहे होता है ना, आप प्रयोगशाला में करेंगे तो परखनली में डाल रहे हैं, तेज बुदबुदाहट होगी, बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है और वो हल्की गर्माहट होगी उसमें। CaOH होल ट्वाइस बना और उष्मा का निष्कासन हुआ। अब ये जो लाइम वाटर है या चूने का पानी है, ये इस्तेमाल कहां हो रहा है? सफेदी करने के लिए। जो घरों में पहले चूने का लेपन होता था या सफेदी होती थी, उसमें इसका प्रयोग किया। फिर एक मंद प्रक्रिया होती थी इसमें। मंद प्रक्रिया क्या हुई? वातावरणीय CO2 के साथ एक धीमी मंथर अभिक्रियाओं का एक गति के आधार पे जब इसको क्लासिफाइड करते हैं तो मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, यानी कुछ तो मिलाते ही तेजी के साथ अभिक्रिया शुरू कर देगी, कुछ को समय लगता है, कुछ को तापमान देना पड़ता है, वो सारी चीजें चलती रहती हैं। चाय पत्ती पानी में डाली, रंग छोड़ दिया, बेशक रंग छोड़ दिया वो, लेकिन क्रिया तो टेम्परेचर डालोगे तभी टक्कर आपस में होगी और वो कॉलिजन ही तो अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पर मंथर गति से अभिक्रिया हो रही है और मंथर गति से अभिक्रिया का परिणाम भी सामने आएगा। परिणाम क्या सामने आएगा वो देखिएगा। एक नवीन उत्पाद है CaCO3। अब ये आज ही आपके दिमाग के उस कोने में जाना चाहिए जहां से सवालों के लिए उत्तर निकलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो संगमरमर का भी सूत्र है, चूने के पत्थर का भी सूत्र है और चौक का भी सूत्र है।
इसलिए चौक का रासायनिक सूत्र CaCO3, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। तीसरी चीज आ जाओ, चूने के पत्थर का सूत्र CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको संयोजन भी बता दिया, परिवर्तन भी बता दिया, और मैंने शुरू में ही कहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब इसको ढूंढोगे तो ये XYZ के रूप में बहुत आएगा। XYZ में क्या हो जाएगा, जल के साथ ये दे देंगे, ये दे देंगे, और यहां पे लिख देंगे X, यहां पे लिख देंगे X, ये देंगे, ये देंगे, यहां लिख देंगे Y, या ये केवल देके X, Y और Z को पहचानिए। तो ये पूरा आपको पता होगा तो आप इसको लिख पाएंगे। इसके साथ एक बेटर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। फिर संयोजन अभिक्रिया को और थोड़ा समझें तो ज्यादा बर्डन नहीं हो, क्लास में मजा बरकरार रहना चाहिए। मजे से अगर सिलेक्शन हो जाता तो बेशक शायद पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ती। क्लास, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है, कार्बन का दहन भी बोला है। हम संयोजन अभिक्रिया पढ़ के जाएं, पढ़ा हमने ये कि दो अणुओं के बीच दो पदार्थ मिलकर एक नवीन उत्पाद बनाते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन कहते हैं। कार्बन का ऑक्सीजन से मिलना और CO2 का बनना। प्रश्न कोई ऐसा आ जाए जहां ये बोले ही नहीं आपको, ये रासायनिक सूत्र भी नहीं दे आपको, और आपको उस प्रश्न के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो मल्टीपल चॉइस है, उसमें दे दे कार्बन का दहन, बस ये फर्क हो गया। ये जो बार बार फर्क आता है ना कि विज्ञान वर्ग और विज्ञान वर्ग से बाहर वाले, बस ये फर्क आता है कि जिसने साइंस पढ़ी है वो दहन पढ़ के आ चुका है, तो उसको बिना देखे आज की तारीख में ये आ रहा है। लेकिन अगर हम समझ लें तो इसमें बुरा क्या है, और अब इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की क्या जरूरत है, और एक्स्ट्रा आपको साइंस लेने की क्या जरूरत पड़ेगी। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये आपने पढ़ा है। अब मैं इसी की दूसरी भाषा बोल रहा हूं कि कार्बन का दहन संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो दहन कब, मतलब एक चीज तो समझिए कि दहन यानी जलने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और इसीलिए फूकनी में जब फूक मारते हैं तो उस आग की लपट बढ़ती है। अगर एनसीईआरटी को क्लियरिटी के साथ पढ़ी है तो दो चीजें बड़ी अच्छे से पढ़े हैं, हम फूक देकर आग को बुझाते भी हैं और हम उसी को फूक देकर आग को बढ़ाते भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसी फूक में ऑक्सीजन भी निकाल रहे हैं और CO2 भी निकाल रहे हैं। और एक स्टेप और आगे बढ़ा दूं कि हम और इनहेलेशन में शोषण जब पढ़ेंगे अपन तो पता चलेगा आपको कि शोषण और प्रकाश संश्लेषण में हम आज दिन तक इतने कंफ्यूजन में हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि वो है क्या। तो जितने हम गैस ले रहे हैं, इनहेलेट कर रहे हैं, उसमें से एक गैस ऐसी भी है कि अगर आप 66.58% लेते हो तो 66.58% ही बाहर निकालते हो, क्योंकि आपके शरीर के किसी तंत्र में कोई प्रक्रिया ही नहीं है उस गैस को अंदर रखने का। तो फिर गुरुजी हम लेते ही क्यों हैं? ये प्रकृति है, सांस तो हमें लेनी है और अनवांटेड भी जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। शरीर आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप उसको निकालोगे, सीधी सीधी बात है। लेकिन ताज्जुब तो देखिए कि अगर 66.58% ली है तो 66.58% ही निकाल रहे हो। यह मेडिकल साइंस का क्वेश्चन है। तो पता चला कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में वो बना ही नहीं है। उसके लिए फिर हम जीवाणु पे डिपेंड है, फिर वो किसी रूप में हमारे अंदर जा रहा है। और ये कोई बहुत छुपी हुई गैस नहीं है, ये नाइट्रोजन है, जो नाइट्राइट फॉर्म में तो आप खा रहे हो, लेकिन नाइट्रोजन रूप में आप ग्रहण कर लो, पॉसिबल ही नहीं है।
नमक आप NaCl के रूप में खा रहे हो, मजा नहीं आ रहा था, मैं मजा दे रहा हूं आपको। NaCl खा रहे हो सफेद रूप में, और सोडियम और Cl आप अगर इनके संगत में चले जाए ना, तो पता चला कि तीये की बैठक हो जाएगी। ये विज्ञान है, और इसमें हमें स्ट्रीम बेस्ड रहना ही नहीं है। मैंने ये कहा कि कार्बन ऑक्सीजन से मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये संयोजन में पढ़ रहे हैं। अब इसी को मैंने कहा कि कार्बन का दहन, तो वो भी संयोजन का उदाहरण है। तो आपको दोनों ही रूप में पढ़ना है, दोनों ही रूप में समझना है। मैं शॉर्ट में लिख भी देता हूं, ताकि आप जब इसको वापस रिपीट करेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। और ये हमारी मानवीय फितरत है कि देखी हुई चीज को जब हम वापस पढ़ते हैं तो क्लास अपने आप ही विजुअलाइज हो जाती है। और शायद यही कारण है कि आप इस प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा बना चुके हो और उससे बेहतर करने के लिए आज भी इस क्लास को देख रहे हो। दूसरा उदाहरण, बड़ा घरेलू उदाहरण दे दूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली और जल का निर्माण किया, तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन, ये वियोजन में भी बड़ा काम का एग्जाम्पल है, हम वहां पे भी लेंगे। और एक चीज और, ये जो आप कार्बन का दहन बोला है ना, ये कभी कभी कोयले के दहन के रूप में भी पूछ लेता है, तो कोयले में कार्बन मिला हुआ है, वहां और कंफ्यूजन मत पड़ जाना। कार्बन का दहन है, गलती से अगर पूछ ले कि कोयले का दहन, तब भी यही बात होगी, इससे हटकर नहीं है। अब आइए आप वियोजन अभिक्रिया पे। जो आपका वियोजन अभिक्रिया है वो संयोजन के जस्ट उलट वियोजन, और परिभाषा तो रटने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ अवघटित होकर दो या दो से अधिक जो है वो पदार्थों का निर्माण कर देंगे, यही होने वाला है। और इसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। डिकम्पोज होंगे रिएक्टेंट, और उसमें 2 और मोर मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से संपन्न हो सकती है। पहली आपकी ऊष्मीय वियोजन होगी, ऊष्मा दे देंगे आप और वियोजित हो जाएगी। दूसरा वैद्युत अपघटन से हो जाएगा, विद्युत का प्रवाह करने से हो जाएगा। और तीसरा प्रकाशिक वियोजन होगा या प्रकाशिक अपघटन होगा। देखते हैं क्या है ये। वियोजित करना है, वियोजित में पहला ऊष्मीय वियोजन बोला मैंने, ऊष्मा दी और वियोजन हो जाएगा। तो CaCO3 को तोड़ दो, सबसे बेहतर उदाहरण, क्योंकि ज्यादा दूर मत जाओ आप। अभी कुछ देर पहले इसको पढ़ा था, आप इसको हिट कर दीजिए और हिट करते ही ये CaO और H2O में बदल जाएगा। क्योंकि कुछ देर पहले पढ़ा है तो आप इसका नाम भी जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है ये, या चूने का पत्थर कह सकते हो। वो कैल्शियम ऑक्साइड है और जल बन गया। बीच में एक निशान ले रहा हूं, बस ये इंडिकेट करता है कि आपने तापमान का प्रयोग किया है और उस ताप के प्रयोग करने के कारण इसमें विघटन हुआ है। ऐसे बहुत से और उदाहरण होंगे, लेकिन हम क्वेश्चन फॉर्म में चलेंगे तो बेटर है उनको लेने के लिए। अभी आप इससे समझ सकते हैं कि ये वियोजन किस तरीके का है और वियोजन किस रूप में हो रहा है। नाम दे दीजिए इसको ऊष्मीय वियोजन या अपघटन। दूसरा ले लीजिए आप वैद्युत अपघटन
वैद्युत अपघटन में हम बेहतर उदाहरण ले सकते हैं जल का, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, हाइड्रोजन और जल को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करेगी तो जल बनाएगा, और जल को अगर आप वियोजित कर दें तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। यह आपके वैद्युत अपघटन का उदाहरण आ गया। एक और उदाहरण ले सकते हो आप वैद्युत अपघटन का, घर में जो आप नमक इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को वियोजित करोगे तो वो सोडियम आयन और Cl में, थोड़ी देर पहले यही बता रहा था मैं आपको कि सोडियम और Cl हम कभी सीधा प्रयोग में नहीं ला सकते, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। और हिस्सा इतना कि बायोलॉजी जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हमारे शरीर में जो वेग है उसमें भी इनका अहम रोल होता है। तो ये वियोजन हो गया वैद्युत अपघटन। और तीसरा वियोजन जो था वो था आपका प्रकाशिक अपघटन या प्रकाशिक वियोजन। अब प्रकाशिक वियोजन में दो अच्छे उदाहरण हैं आपके, AgBr2 और AgCl2, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। यहां ऐसे करें आप, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br2, Ag प्लस Cl2, और निर्माण करता है ये 2AgBr का और 2AgCl का। Cl2 यहां होगा और वहां मान रहे थे उसको गलत होगा। यानी सिल्वर जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये सिल्वर क्लोराइड बनाती है, और जब इसको डिकम्पोज करते हो, वियोजित करेंगे, तो ये वापस उस अणु में टूट जाएगा। फर्क कहां दिखता है वो बता दूं, क्योंकि अपने एक चीज पढ़ी थी कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है, ये पता कैसे चलेगा? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये हम माने कैसे? तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा। चेंज में 4 चेंज मुख्य लिए थे, तो इसमें रंग में परिवर्तन आप देख पाओगे। ये जब भी AgBr और AgCl, ये AgCl सफेद रंग का होगा, और जब ये वियोजित होगा तो ये ग्रे कलर में ये आ जाएगा। इसका रंग जो हो वो सीधा सीधा पीत होता है, और ये भी यहां पर आके धूसर कलर में बदल जाता है। तो ये फर्क रहेगा दोनों में, और दोनों ही क्रियाएं संपन्न होती है आपके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसको प्रकाशिक अपघटन कहा गया है। ये उसमें वियोजन को बताने के लिए दोनों चित्र आपके सामने दिए थे। अगर भूल गए हो, वैसे आप भूलने वाले इंसानों में है नहीं, ये चूने का पत्थर ले आया हूं आपके लिए CaCO3 के रूप में, और ये वो पाउडर ले आया हूं चूने का, जिसको आप अच्छे से समझे, CaO बोलेंगे इसको, बिना बुझा हुआ चूना। बुझेगा तब जब इसमें आप जल मिला देंगे। ये चूने का पत्थर, चौक बताने की जरूरत नहीं, और संगमरमर, मार्बल सब जानते हैं, जानते ये भी थे, बताना जरूरी होता है। वैद्युत अपघटन, यहां पे आपसे बात करनी जरूरी है। वैद्युत अपघटन मैंने बताया और बोला कि जल वियोजित होगा, हाइड्रोजन बनाएगा और क्लोरीन के रूप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में वियोजित हो जाएगा। अब ये प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर आपको दिखा दिया जाए तो बताना क्या है वो देखना है। बड़ी टेक्निकल चीज बता रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रश्न निर्माता होते हैं कभी भी कुछ भी सोच सकते हैं, वो स्वतंत्र बॉडी है, इसलिए हमें तैयारी भी उसी अनुरूप करनी चाहिए कि हम उनके दिमाग पे, यानी वो कहते हैं ना कि गोल
गोल में नहीं करना है, गोल कीपर के दिमाग पे करना है ताकि वो गोल हो जाए। आपने बैटरी से संयोजित कर दिया दो पेंसिल को, क्योंकि अंदर ग्रेफाइट है, तो स्वाभाविक है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि हम एक ऐसी चीज साथ में लेके चलते हैं जो वैद्युत का संवहन कर रही होती है, वैद्युत को चला रही होती है, वैद्युत का संचरण करती है, जिससे वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो हम उस ग्रेफाइट का इस्तेमाल करा, हमने दोनों को जोड़ा और इसमें पानी में डाल दिया। अब याद रखना है यहां पे अच्छे से, ये अगर शुद्ध जल हुआ जिसकी पीएच 7 होती है तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि शुद्ध जल कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। तो उसमें अशुद्धि जितनी मिली हुई होगी उतना ही ज्यादा वो रिएक्शन दिखाएगा या अभिक्रिया संपन्न करेगा। तो अशुद्धि मिलाने के लिए आप क्या करें, थोड़ा सा या तो कोई अम्ल डाल दीजिए या फिर उसमें कुछ नमक मिला दीजिए। और 3 इडियट याद हो तो वो सीन बखूबी याद होगा, बड़े तेजी से करंट लगने का, और उसमें वो बोलता भी है कि अगर विज्ञान पढ़ी थी पता आज चला है, तो बस ये पता यहां चल रहा है। मुझे बताना यह है कि गौर कीजिएगा इस चित्र को, यहां हाइड्रोजन इंडिकेट कर रहा है, यहां ऑक्सीजन इंडिकेट कर रहा है। ऑक्सीजन के साथ बुलबुले छोटे बता रखे हैं और हाइड्रोजन के साथ बुलबुले बड़े बता रखे हैं। ये चीजें होती क्या है वो बता देता हूं। केमिकल रिएक्शन जब लिखी जाती है तो इन बॉन्ड का बड़ा फर्क होता है। ये जो अपन लिखते हैं ना, जैसे AgCl लिख दिया या CH3 CH2, इस तरीके से जब आगे लिखते चले जाएं तो ये जो बंध है इनका बड़ा रोल होता है। फिर नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ किताबें ऐसी छपी जिसमें इस बंध को डॉट में दिखाने लग गए। बच्चों ने वही पढ़ा, लेकिन वो डॉट गलत होता है क्योंकि डॉट अर्ध बॉन्ड को बताता है। अब ये बड़ी बारीक जानकारी होती है। ठीक वैसे ही सामान्य चित्र अगर इसी को कहीं पे देखोगे तो ये कई अलग अलग रूपों में आएगा। कहीं पे इसके बुलबुले ऊपर जा रहे हैं, कहीं इसके जा रहे हैं, लेकिन लॉजिकल कहीं पे भी नहीं है। ये बड़ा प्यारा चित्र था जिसने इस नियम को फॉलो किया है, इसलिए इसको आपके प्लेटफॉर्म पर उठा के ले आया हूं। क्योंकि आप बेटर क्वालिटी पसंद करते हैं तो आपके चित्र भी बेटर क्वालिटी के ही होने चाहिए। इसके बुलबुले ज्यादा हैं, इसके बुलबुले कम हैं, समझने वाली बात है। अब क्यों है वो देखिएगा। H2 प्लस O2, अपन ने H2O बनाया, इतनी बार बना लिया कि बनाते बनाते अब तो बन गया होगा अपना। बैलेंस जब की थी तो यहां पर हमने ये किया था, संतुलित समीकरण के रूप में ये आया। हाइड्रोजन के 4 अणु हो गए, वहां 4 हो गए, ऑक्सीजन ये 2 हुआ, ये ऑक्सीजन 2 हुआ। अब देखिए इसमें हुआ क्या है। यहां हाइड्रोजन कितना 4 और ऑक्सीजन कितना 2, तो ज्यादा किसका है रूप, हाइड्रोजन का, इसलिए बुलबुले इसके ज्यादा जा रहे हैं, उसके कम जा रहे हैं। ये लॉजिक है। बाधित अपघटन का ये उदाहरण था कि डिकम्पोज होगा। H2 जो हो, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, आप इस जो प्रक्रिया है जिसका आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखूं तो ये ऐसे होना चाहिए था 2H2O 2H2 प्लस O2, क्योंकि ये तो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया और ये है आपकी वियोजन अभिक्रिया। 2H2 और H, यहां 4 और वो सीधा 2 दिख रहा है। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हुई। प्रकाशिक वियोजन पे हम काफी अच्छी बात कर चुके हैं, अतिरिक्त बताने की जरूरत नहीं अब, लेकिन ये इसको बताने के लिए वापस आना है, क्योंकि AgCl से तो अपन वापस मुखातिब होंगे।
और इसको पहले देख लें, Ag प्लस Br2। प्रकाश की उपस्थिति में इसका ये वियोजित हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड को ये वातावरणीय ताप पर भी, ये प्रकाश से बचा कर रखा जाता है, इससे अगर प्रयोगशाला में भी रखा जाता है, क्योंकि प्रकाश के संपर्क में आते ही ये उड़ जाएगा। बड़ा लॉजिकल पॉइंट था कि अगर एसडीबीआर से भरी हुई बोतल आप प्रकाश में छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो आप पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा, क्योंकि उसमें वो गैस आपको एसडीबीआर दिखेगी ही नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो दिखेगी ही नहीं, क्योंकि ब्रोमीन फॉर्म में वो जा चुका, प्रकाश मिल चुकी है उसे, तो वो रहना नहीं है। इसलिए इसको मोटे भूरे कांच में की बोतल में रखा जाता था। हमें यह हिस्सा तो काम का है या नहीं, इसका दूसरा हिस्सा आपके कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन है। श्वेत श्याम फोटोग्राफिक प्रक्रिया में इसका प्रयोग होता है और इसी से ये सवाल पूछे जाते हैं। फिर आज अभिक्रियाओं के प्रकार में से 2 ले लिए हमने, और ये अब आपके स्क्रीन पे खुल रहा है विगत प्रश्नों से संकलित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि ये आपके प्लेटफॉर्म से अलग प्लानिंग है, क्या आपके एग्जाम तक एक क्लास रेगुलर ऐसी चलेगी जब टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन मैं एक इंट्रो देखता चल रहा हूं ताकि आप आत्मसात हो जाए कि क्या है। जंग के लिए सही कथन है, यह फेरिक ऑक्साइड है, यह अधातुओं में लगता है, यह जलीय अपघटन का उदाहरण है और कोई नहीं। अब जितना प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं उतना प्रश्न का अनुत्तर काटना भी आपको आना चाहिए। यह फेरिक ऑक्साइड है, यह चीज हो सकता है, ये जो आउट स्ट्रीम है वो कहेंगे हम यहां नहीं समझ पा रहे हैं, और वाकई ये नाम अगर आ जाता है तो फेरिक ऑक्साइड तो हमने देखा ही नहीं था। हमने Fe को ऑक्सीजन से जोड़ा और जल से जोड़ दिया, लेकिन वो बना क्या ये कल पढ़ा है, लेकिन इस नाम से नहीं पढ़ा था, ये नया नाम छोड़ा था क्योंकि ये सवाल में आ रहा था इसलिए वहां पे छोड़ा था। यह अधातुओं में लगता है, काट दीजिए इसको। आपका फिर है यह जलीय अपघटन का उदाहरण है। जलीय अपघटन तो तब होगा जब जल के साथ इसके रिएक्ट हो और फिर ये वियोजित हो जाए, और अपघटन के 3 अच्छे उदाहरण हमने देख लिए हैं। ऐसा कुछ हमारे पास आया नहीं, और ये टूटकर बनने वाला है नहीं, क्योंकि ऑक्साइड किसी के साथ जुड़ता है ना। अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर रिलेट करना बता देता हूं। कुछ चीजें प्रश्न के अंदर छुपी हुई होती है, हमारे कॉन्सेंट्रेट माइंड की जरूरत है वहां पे। ये शब्द अगर जुड़ा है कहीं पे, इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उसके साथ, तो विघटन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये इसको भी काट दीजिए। अब आपके पास 2 कट हो गए हैं, या तो आप आंसर देंगे कोई नहीं, या आपका आंसर होगा ये फेरिक ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड का जैसे ही मैंने कहा कि जुड़ा हुआ होता है तो दिमाग लगाइए, आयरन जब ऑक्साइड के साथ मिलेगा तो वो Fe2 O3 बना रहा होता है। अब Fe2O3 जो बना, ये फेरिक ऑक्साइड, और कभी कभी एक नाम आपको उलझाएगा, वो है फेरस। फेरस ऑक्साइड भी होता है और फेरिक ऑक्साइड भी होता है। ये दोनों आते हैं इस आयरन के ऊपर चार्ज से। आपको बेसिक की जरूरत पड़ेगी, यदि आप विज्ञान से नहीं है
और जो बेसिक क्लास जैसे जैसे होती जाएगी वहां पर ये आप समझेंगे कि मैंने एक के ऊपर 2 पॉजिटिव क्यों लिखा, दूसरे पे 3 धनात्मक या 3 पॉजिटिव क्यों लिखा, दोनों का नाम क्या होगा। यहां डायरेक्ट मेथड से समझ जाइए, अ पहले आता है, ई बाद में आता है वर्णमाला में। अब आयरन पे देख लीजिए, मैंने एक जगह 2 पॉजिटिव लिखा है, एक जगह 3 पॉजिटिव लिखा है। जहां 2 पॉजिटिव लिखा है उसको फेरस बोल दीजिए क्योंकि अ पहले आ रहा है। जहां 3 पॉजिटिव लिखा है उसको फेरिक बोल दीजिए क्योंकि ई जो है वो वर्णमाला में अ के बाद आ रहा है। ये काम हो गया आपका। और जब फॉर्मूले बनते हैं तो क्या होता है कि इसका आवेश यहां लिखा जाएगा और इसका आवेश यहां लिखा जाएगा। O2 नेगेटिव होता है, ये यहां लग गया। Fe3 पॉजिटिव होता है, वो वहां, उसका 3 वहां लग गया। ऋणात्मक दिखाने की जरूरत नहीं होती, एक होता है तो लिखते हैं। NaCl हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि Na के ऊपर धनात्मक 1 और Cl के ऊपर ऋणात्मक 1 होता है। ये दोनों चेंज होंगे, एक एक लिखने की जरूरत नहीं होती, और प्लस माइनस है तो वो डिनोट नहीं करना होता है। Fe2O3 ये आयरन ऑक्साइड है, तो इसको आयरन ऑक्साइड की जगह इन्होंने फेरिक ऑक्साइड लिख दिया है। आपका उत्तर यहां से होगा। दूसरा प्रश्न है, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है विद्युत लेपन में। ये विस्तृत प्रक्रिया में आपके सामने आ जाएगा। शुष्क हिम, जिस दिन मैंने क्लास में जल की 2 अवस्थाएं बताई थी, उस दिन मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की 3 अवस्थाएं बताई थी। और मैंने आपको कहा था कि ये जो सॉलिड होती है वो बड़े काम की होती है, बस वो शुष्क बर्फ की होती है। यानी ये जो शुष्क हिम है वो आपका ठोस CO2 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब तक आप जान चुके होंगे, CaOH होल ट्वाइस। अब बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, नीला थोथा और कोई नहीं। इसको एक सिंपल से ट्रिक बेस समझिए। मुझे प्यास कब बुझती है? जब आप पानी पीते हैं। यदि मुझे प्यास लग रही है और मैंने पानी नहीं पिया है तो प्यास बुझी नहीं है। चूने में पानी नहीं मिला है, इसका मतलब वो अभी तक बुझा नहीं है। तो बिना बुझा हुआ जब होगा तो CaO होगा, और CaOH होल ट्वाइस तब होगा जब उसकी प्यास बुझ चुकी होगी। और प्यास किससे बुझेगी? पानी से बुझेगी। इस तरीके से ये उत्तर आप गया आपका। बिना बुझा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ये आइडेंटिकल था। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीजें बदलेगी और उस पॉइंट तक भी पहुंचेंगे जहां से आप सवाल मिस नहीं करें। आपकी कमजोरियां क्या हैं? अगर एक शिक्षक नहीं समझ पाया तो वो कभी प्लेटफॉर्म पर भी नहीं होना चाहिए। तो यकीन आपको रखना है कि जिस ग्रोइंग चैनल के साथ, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल पे आप हैं, तो वहां आपके लिए सारी चीजें सकारात्मक ही होगी। तो बेहतर है उस अपने जो क्लासेज हैं इसके साथ अपना फ्लो बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि वैकेंसी जो निकले तब तक आपका बहुत सारा हिस्सा हो चुका हो, और जब दुनिया स्टार्ट करे तब तक हम आपके साथ आपके जांच प्रक्रिया स्टार्ट कर दें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।